हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। दोस्तों, रीट एग्जाम आपका बिल्कुल सर पर है, तो इसको जल्दी ही क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है, रेडी रहना है। उसी में मैं आपका साथ देने के लिए उपस्थित हूं आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। दोस्तों, बात करेंगे हम सीडीपी के बारे में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में। तो दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे सब लोग एक बार शेयर करेंगे सभी बच्चों के पास, जिससे कि सभी उन बच्चों को जिनको ऐसे क्लासेस की आवश्यकता है उनको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, यानी रीट जो आपका राजस्थान का अंदर होने वाला टीटी का एग्जाम है, जिसमें आप अध्यापक और अध्यापिका बनते हो, तो उसके लिए ये एग्जाम है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह कैसा बच्चा है? सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। देखो, आपने नाम सुना होगा हरमन बोडी का। हरमन बोडी का किसका नाम? हरमन बोडी का। ठीक है, इन्होंने क्या काम करा? कुछ आईक्यू टेस्ट करे। क्या किए? आईक्यू टेस्ट। और उन आईक्यू टेस्ट को लेकर उन्होंने कुछ परिणाम निकाले। क्या निकाले? परिणाम निकाले। और परिणाम निकालते समय उन्होंने कहा कि कोई बच्चा कुछ तो 80 से 90 के बीच में होंगे। मतलब उन्होंने डायरेक्ट ऐसे भी नहीं दिखाया, बताऊंगा किस तरीके से करा। 80 से 89 के बीच में होंगे, कुछ 90 से 99 के बीच होंगे, कुछ 100 से 109 के बीच होंगे, कुछ 109 से 119 के बीच थे, और कुछ 119 से 120 से 130 के बीच। उन्होंने ऐसा आईक्यू टेस्ट बनाया, और आईक्यू टेस्ट कहता है कि बच्चे की मानसिक आयु, बच्चे की जो मानसिक आयु है वो उसके नीचे रख दो बच्चे की वास्तविक आयु, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो ये आपका जो निकल कर आएगा ना, वो आईक्यू लेवल निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? आईक्यू लेवल। सपोज दैट हमने मान लिया यहां ये 150 है, ठीक है, ये 225 है, और गुणा ये 100 है। हमने इसको काटा 25 छिक्का 150, 25 पंजे 225, इससे काटा कितनी बार? 20 बार, और निकल कर आया 20 छिंग 120। कितना निकल कर आ रहा है? 20 छिंग 120। तो बच्चे का जो बुद्धि लब्धि है, वो जो आईक्यू लेवल है, वो 120 आ गया। 120 का मतलब है कि अगर 120 से लेकर 130 के मध्य बच्चा आता है तो बच्चा होगा प्रखर बुद्धि का। कैसी बुद्धि का? प्रखर बुद्धि का। अगर बच्चा 100 से 110 के मध्य में आ रहा है तो आपका सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। सामान्य बुद्धि में तो इसमें क्या दिया है? बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है, तो वो क्या कंडीशन रहेगी? आंसर आएगा सामान्य बुद्धि। कैसा होगा? सामान्य बुद्धि। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ही रहा। ये तो शायद कलर इसका, 1 मिनट बस, थोड़ा सा समय दे मुझे, मैं एक बार इसको अप्लाई ऑल सॉलिड कलर, ये कलर था, अप्लाई ऑल कर लें, फिर करंट स्लाइड पर शो कर दें। यार ये क्या हो रहा है बार बार? निकलिए अभी जल्दी। हाँ, अब करेंगे। देखो इधर, अब बेहतर है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? बताओ भाई, देखो गौर से। जो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, यह है, आप लोग देखेंगे, ये बच्चे के लिए मूल अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? मूल अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 21 क्या के अंतर्गत रखकर इसको मूल अधिकार बना दिया है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क
एवं अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। निःशुल्क भी देनी होगी और अनिवार्य भी होगी, मतलब देनी ही है, कोई उससे बच नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा आपका 6 से 14 वर्ष। ठीक है, तो आपका मूल अधिकार में भी आता है। लेकिन अगर भारतीय संविधान में पूछ ले कि क्या इसका जिक्र नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत भी दिया हुआ है, तो नीति निदेशक तत्वों में भी इसका जिक्र दिया है। कितना? आर्टिकल 45 के बीच, आर्टिकल 45 में। ठीक है, चलो बढ़े आगे। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी अवधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। मतलब आप बच्चे का क्या करना चाहते हैं? बुद्धि और विकास का अध्ययन करना चाहते हैं कि उसकी बुद्धि का स्तर क्या है और उसमें विकास किस स्तर का हो रहा है। तो अगर आप इसका आंसर करना चाहते हैं तो कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से, तो मनोविश्लेषण विधि अपनाओगे, तुलनात्मक विधि अपनाओगे, विकासीय विधि अपनाओगे, या दोस्तों आप इनमें से कौन सी विधि को अपनाने का काम करोगे, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखो भाई, मनोविश्लेषण विधि तो केवल मन के विकास को बताएगी, ये शारीरिक विकास को नहीं बताएगी, तो यह आंसर नहीं हो सकता। तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि पिछली स्थिति से अगली स्थिति को बताने का काम करती है, तो यह भी नहीं हो पाएगी। तीसरा आता सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि की समस्या ये हो जाएगी कि केवल उनका ही उन चीजों को बता पाएगी जिन चीजों को हम संख्या में माप सकते हैं, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। आंसर होगा विकासीय विधि, क्योंकि इसमें आपका शारीरिक विकास और आपका मानसिक विकास, आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास, इन दोनों ही विकास, इसको इधर कर लें हम पंखे को, चलिए, इन दोनों ही विकास का पता लग जाता है, तो ये दोनों ही बेहतर तरीके से आंसर इसका यही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, जो गार्डनर महाशय हैं, ठीक है, ये भी कौन है? ये मनोवैज्ञानिक है ये भी, और इन्हीं मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि से संबंधित अपने सिद्धांत दिए हैं। तो उन्होंने जो 7 बुद्धि के सिद्धांत दिए, उनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंत्य वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। आप लोग इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। पढ़ोगे क्या? अब तो खैर प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इस टाइम थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तो फटाफट इसका जल्दी से आंसर करो। उसका आंसर क्या होगा? देखो, गार्डनर साहब ने हर प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया, लेकिन जब भावना के जिक्र आया तो वो भावना के बारे में बात करना भूल गए। यानी भावनात्मक बुद्धि या भावात्मक बुद्धि, या हम कह सकते हैं इसको एक्सक्लेमेटरी नॉलेज या एक्सक्लेमेटरी इंटेलिजेंसी का जिक्र वो नहीं कर पाए, इसलिए आंसर होगा आपका बी। क्या होगा आंसर आपका? आंसर आपका होगा दोस्तों बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि आईक्यू लेवल टेस्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका मानसिक आयु और जो बच्चे की वास्तविक आयु है, वास्तविक आयु है, और इंटू 100। आइए देखते हैं इसको करके। कह रहा है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है? 5 और वास्तविक आयु कितनी है? 4। कर दो इतना, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार, 25 को 5 से भाग करेंगे, 25 पंजे 125। यानी बच्चा कैसा है? प्रखर बुद्धि का है, बहुत अच्छी आईक्यू लेवल, बहुत अच्छा है उसका, बहुत बढ़िया है। तो ये सारी चीज उसकी चेक की जाती हैं। ठीक है, चलें बढ़े। अब बढ़े क्या, इसके तो आंसर कर दें। आंसर कितना निकला? 125। ठीक है भाई, 125 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? देखिए, मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत कहने वाले व्यक्ति बीएफ स्किनर थे। कौन थे? बीएफ स्किनर थे। और इनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अब ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है, यह आपको बताना है। देखो, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। देखो, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? देखो, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक तो बच्चा इतना एक्टिव नहीं होता। हाँ, 3 वर्ष तक बच्चा ये काम करने लग जाएगा। उसको पता नहीं कि जो हम बना रहे हैं वो है क्या, लेकिन वो बस कर रहा है काम को। तो यहाँ उसको केवल ये भी, चित्रकारी भी उसके सीखने के अंतर्गत आती है। 4 वर्ष में वो पहचानने लग जाता है, मैं आपको बताऊं। लेकिन सही से पहचान जो होती है उसकी 5 वर्ष में जाकर होती है। हालांकि कुछ जिनकी बुद्धि लब्धि अच्छी होती है वो 4 वर्ष में भी कर लेते हैं, तो इसका आंसर कहीं के 4 वर्ष भी हो सकता है। लेकिन सामान्यतः बच्चे जो होते हैं, अधिकतर बच्चों पर जो शोध किया जाता है वो 5 वर्ष तक के बच्चे ही इस काम को कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एलेकिया क्या है? अरे भाई, कहाँ गिर रहा है? एलेकिया क्या है? इसका आंसर जल्दी से फटाफट करिएगा। मैंने बताया था आपको, डिसलेक्सिया, एलेकिया, डिस्ग्राफिया, इनमें से कोई सा भी आप लोग आंसर बता दोगे तो मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि होगी। आइए इसका आंसर आप लोगों का एक बार देख लेते हैं। सभी लोगों का आंसर क्या चल रहा है? भाई वाह, भाई वाह, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, चलिए देखो भाई, जब कभी भी एलेकिया वाली बात आ जाए तो ये होगा केवल पढ़ने से संबंधित। आ जाए डिसलेक्सिया, क्या आ जाए? डिसलेक्सिया, तो ये हो जाएगा बच्चों सीखने से संबंधित। ये सीखने से संबंधित हो जाएगा। तो यहां एलेकिया है तो आपका क्या हो जाएगा? ये। और अगर दे देता द डिस्ग्राफिया, तो ये हो जाता लिखने से संबंधित। अगर दे देता डिसकैलकुलेलिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, तो कैलकुले मतलब कैलकुलेशन करना, तो आ जाएगा आपका गणितीय ज्ञान से संबंधित। तो चीजें बड़ी आसान है, अगर आप उसको बिल्कुल तरीके से, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें बहुत आसान तरीके से याद हो जाती हैं। प्याजे की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताओ जल्दी से क्या होगा। प्याजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया है। प्याजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। चौथी अवस्था होती है ये, तो आपकी क्या होगी? ये 11 से 15 वर्ष या 18 वर्ष के बीच में होती है। आगे बढ़े, चलिए। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं? बालक को पूर्ण विकसित होने में, मतलब पूरा शरीर उसका बन जाता है, वो गर्भ में पूरा शरीर उसका बन जाता है, उसके बाद केवल विकास होना बाकी रह जाता है। तो उसमें लगभग लगभग कितने दिन लगते हैं? खासतौर पे ये आपको पता होगा, अल्ट्रासाउंड में अगर महिलाएं हैं आप और शादीशुदा हैं तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। अगर आप महिला भी नहीं है और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो भी आपको इसका पता होगा। ठीक है, चलिए देखो इधर, देखो आप देखिएगा कितने हफ्ते में या कितने माह में 30 दिन का एक सप्ताह होता, एक महीना होता है। ठीक है, और एक महीने में, मतलब 30 दिन का एक, 30 दिन का एक महीना होता है। ठीक है, और हमारे पास कितने दिन है? 280 दिन। 280 दिन को अगर हम 30 से भाग करेंगे कितना आ रहा है? 3 निम 27, 3 निम 27, और बाकी बचा कितना? 1,
यानी 9 माह से ऊपर हो गया। यानी बच्चे का गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो लगभग कितने आ जाएंगे, 280 दिन। कितने आ जाएंगे, 280 दिन, क्योंकि 9 माह में एक जो मनुष्य का जन्म होता है वो 9 माह में बच्चा पूर्ण हो जाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनले हॉल या जेमसन सलली? वह कौन सा व्यक्ति थे जिसने अपने ही बच्चों पर अध्ययन किया, अपने कै वर्ष के बच्चे पर, अपने 3 वर्ष के बच्चे पर अध्ययन किया? तो ये तो आपका कौन था दोस्तों, ये था आपका पेस्टोलॉजी। कौन साहब थे, पेस्टोलॉजी। हालांकि प्याजे ने भी अपने बच्चों पर अध्ययन किया। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं? देखो भाई, बच्चे का पहले सिर बनता है, फिर नीचे धड़ बनता है, उसी धड़ में से फिर हाथ निकलने लग जाते हैं, फिर इसमें से पैर बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले सिर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, यानी सिर से पैर की तरफ को चलता है इसका विकास। सिर से पैर की तरफ को चलता है इसका विकास, यानी सिर से पैर की ओर। इसे बोलते हैं सिनमुखी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, या वर्तालुकार गति? देखो भाई, विकास जो होता है, विकास से संबंधित गलत कथन है। अच्छा, गलत पूछ रहा है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की तरफ, वर्तानुकर क्रिया है। देखो भाई, विशिष्ट से सामान्य की तरफ विकास नहीं होता, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य चीज होती है, पहले जो सामान्य चीज होती है वो पहले सीखते हो, उसके बाद आप किसकी तरफ को चलते हो, विशिष्टता की ओर चलते हो। तो ये आंसर आपका सही होना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, चलिए। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, मतलब कौन सी अवस्था है जिसमें महिला गर्भधारण नहीं कर सकती, वह कौन सी अवस्था है? जल्दी से इसका आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशव अवस्था, डिंब अवस्था, बीजकरण अवस्था या भ्रूण अवस्था? देखो भाई, यानी किस अवस्था के दौरान अगर महिला की गर्भ अवस्था में, मतलब महिला के प्रेगनेंसी में, महिला के गर्भ में अगर शेष अवस्था है। देखो, शेष अवस्था होती क्या है? शेष अवस्था जानते हो? जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसे बोलते हैं शिशु अवस्था। बच्चे की, जब बच्चे का जन्म हो गया, जब बच्चे का जन्म हो गया, यानी कहने का मतलब है कि उसकी डिलीवरी हो गई। तो डिलीवरी के बाद अगर कोई पति पत्नी या कोई भी नर और मादा अपने एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं तो उस दौरान गर्भधारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह शेष अवस्था में नहीं आता। हाँ, अगर डिंब की अवस्था, डिंब का मतलब होता है पिंडनुमा, आपके गर्भ में पिंडनुमा चीज का निर्माण होता है। दूसरी आता है आपका बीजकरण, यानी जब अंडाशय बनने लगते हैं, उसमें कहने का मतलब जैसे पौधे का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार मानव के अंदर यानी महिला के अंदर भी निर्माण होता है। भ्रूण अवस्था, जब वो जो अंडे हैं एक रूप धारण करने लग जाते हैं तो उसको भ्रूण अवस्था बोलते हैं। और इसी समय पे अगर उसकी हत्या कर दी जाए तो इंग्लिश में पूछा जाता है फोर्टिसाइड। अगर शेष अवस्था में कर दी जाए तो उससे बोला जाता है इनफेंटिसाइड। क्या बोला जाता है? इनफेंटिसाइड। ठीक है, तो क्लियर हुआ भाई? आप आज बहुत सारी जानकारी नहीं अर्जित करेंगे। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग बेहतर तरीके से आंसर दोगे, मुझे ऐसा यहां पर बोलकर बुलाया गया है, तो जल्दी से आंसर करें। देखिए, मानव जीवन की तो पूछ रहा मनोभौतिक, यहां से क्वेश्चन बड़ा, देखो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनोभौतिक का मतलब है कि जहां से आपका मन का विकास हो सके, और मन का विकास यानी मन और शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है, तो आंसर आपका ए होगा।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। चलिए, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, घट का, गढ़ का या सभी का। मैंने बताया कि जब बच्चा के गर्भ में विकास होता है तो वो सिर से पैर की ओर होता है, सिरोन्मुखी होता है। तो सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है, उसके बाद नीचे का धड़ बनता है, हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं। तो आंसर ये आ गया। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? देखो, वैसे तो वयस्क शरीर में, मनुष्य के वयस्क शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के वयस्क शरीर में दोस्तों 206 हड्डियां बताई जाती हैं। कितनी बताई जाती हैं? 206 हड्डियां। हालांकि जो बच्चा होता है, बच्चे में 300 तक हड्डियां होती हैं। 300 इसमें ऑप्शन है नहीं, 320 है, 320 300 से ज्यादा होती नहीं। तो आंसर होगा आपका 270। आंसर 270 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में। बच्चा अपनी मां को कितने माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है? बताइए जल्दी, कमेंट आ रहे हैं आपके? चलिए, कमेंट भी करते रहें और आंसर भी आप लोग देते रहें। चलिए देखो इधर, बालक अपनी मां को पहचान, देखो जब बच्चा 6 महीने का होता है कि अपनी मां को पहचानता नहीं, हाँ उसकी खुशबू से। तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ऐसा नहीं कि ये गुण केवल जानवरों में होता है, ये गुण मानव शरीर, मानव के अंतर्गत भी होता है। 6 माह में पहचान नहीं कर पाता, 8 माह में नहीं कर पाता, बच्चा 9 माह का होता है तो 9 माह में इस कारनामे को कर दिखाएगा। ठीक है, चलिए, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, यानी शिशु का जो मस्तिष्क होता है, शिशु का जो माइंड होता है, वो कितना वजन का होता है ये आपको बताना है। 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। ठीक है, देखो बालक के जन्म के समय जो बच्चे का दिमाग का वजन होता है वो 350 ग्राम माना जाता है साइकोलॉजी के अंतर्गत। हालांकि बायोलॉजिकल भी ये फैक्ट है क्योंकि उसका भार पूछा जा रहा है। कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना मतलब रीजनिंग जब लगाने लगे बच्चा, जब बच्चा रीजनिंग लगाने लगे। कल्पना जगत में विचरण होता है शेषावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या शेषावस्था एवं किशोरावस्था दोनों में। जल्दी से बताएं दोस्तों इसका क्या आंसर होगा फटाफट। कल्पना जगत में विचरण होता है बच्चा, देखो जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है तब भी वो कल्पना करने लग जाता है। वह नीचे सोच रहा होता है, अरे वाह भाई वाह, मेरे पालने में जो ये गेंद लगी है ये कैसे लटक रही है, मतलब वो रीजनेबल होता है। किशोर अवस्था में तो तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा कल्पना करता है बच्चा। किशोर अवस्था तूफानी अवस्था होती है, किशोर अवस्था कच्चे बांस के जैसी अवस्था होती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कब? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। कितने वर्षों में बालक रंगों की पहचान कर लेता है? तो बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाता है, 5 वर्ष में वो रंगों को पहचानने लग जाता है, वो अक्षरों को पहचानने लग जाता है। ठीक है, हल्का भारी का, हल्का और भारी, इसके बारे में बात करने लग जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या दोस्तों आपका प्रौढ़ अवस्था में। इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में कोई नहीं हो सकता यदि आपने बच्चों को खेलते हुए देखा है। देखो भाई, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? क्या वो बच्चा जब 6 शिशु अवस्था होता है उसमें कर लेगा? नहीं। कब करेगा? बाल्यावस्था में। कब करेगा? बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था ज्यादा उचित मानी जाएगी। निम्न में से किस घटना की और बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की तरफ, मां की तरफ, ध्वनि की तरफ या भोजन की तरफ? बताओ भाई, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, किसमें करने लग जाता है? आंसर करिएगा।
देखो सबसे पहले जब इस दुनिया में वो आया, वो माँ के गर्भ से जब वो बाहर निकला, माँ के गर्भ से जैसे उसकी बाहर एंट्री होती है तो पूरे संसार को देखता, वो पूरी दुनिया को देखता, दुनिया में दिखता उसे प्रकाश जो अंदर नहीं दिख रहा था। तो सबसे पहले किसकी तरफ आकर्षित होता, वो उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय। देखिए बालक के अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है, कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो उस क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को मारना नहीं चाहिए, मतलब उसका दमन तो बिल्कुल नहीं। शांत करना भी दमन के समान है। उसको उत्तेजित करोगे तो फिर भी गड़बड़ होगी भाई। उसको उत्तेजित करना है या सक्रिय करना है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मतलब कंफ्यूज वाले हो सकते हैं एग्जाम टाइम के दौरान, लेकिन कंफ्यूज आपको नहीं होना, ठीक है। तो बालक की जिज्ञासा को बहुत से लिखेंगे गुरुजी इसका आंसर होगा शांत करना। देखो यार बालक की जिज्ञासा को हमने शांत कर दिया तो फायदा क्या, बच्चे की जिज्ञासा को सक्रिय बनाओ जिससे कि वो सोचे, क्यूरियोसिटी उसके अंदर आए। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, 1930 में, 1887 में, 1879 में या 1590 में? बताओ कब हुई दोस्तों इसकी शुरुआत। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 में। और जब मैं 1930 की बात करूंगा तो 1930, 1931, 1932, ये गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों गोलमेज सम्मेलन 30 से लेकर 32 के बीच में हो गए थे। गांधी जी यहां पर एंट्री करते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 3 में रहे थे, तीनों में रहे थे कौन? B.R. अम्बेडकर। कौन भाई? B.R. अम्बेडकर, ठीक है। चलिए, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में जिसका सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह अवस्था कौन सी है? रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति? बताओ दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है तो सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, किस चीज का? रुचि। रुचि तो वो लेगा, ये तो आंसर नहीं होगा। आवश्यकता पड़ेगी उसको, किशोर अवस्था में सब चीज की आवश्यकता पड़ती है ज्यादातर। अभिवृत्ति हो जाती है उसको, सेक्सुअली अटैचमेंट में होने का प्रयास करता है बच्चा इस अवस्था में। चलिए, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्म चेतनावस्था, आधारयुक्त आत्म चेतनावस्था, सब केंद्रित अवस्था। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण, कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो उसकी जो आधार युक्त आत्म चेतनाएं हैं उनका विकास होगा, उन्हें नहीं दुनिया को सीखने का प्रयास करेगा, ठीक है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलोक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडोगल का या मुनरो का? ये क्वेश्चन रटने वाले होते हैं भाई, ये क्वेश्चन रटने वाले होते हैं। इसमें आप लोग दिमाग से मतलब रीजन से ज्यादा आप लोगों को अपनी रटन विद्या का प्रयोग करना होता है। तो जल्दी से ऐसे क्वेश्चन का फटाफट इसका आंसर करिएगा। क्या होगा इसका आंसर? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? देखो, नवीन चीजें और विशेषताएं और योग्यताएं निकल कर बाहर आएंगी जब आप हरि का नाम लोगे। किसका नाम लोगे? हरि का। चलिए, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? यानी उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यानी अगर इसमें यही समय है, यहां से बच्चा चल रहा था किशोर, ये यहां से यहां तक आपका पूर्व बाल्यावस्था, यहां से आए बाल्यावस्था,
यहां से जाकर भैया विकास बच्चे का चारों तरफ को वो दौड़ेगा। अब उसका पता नहीं वो किस दिशा में जाकर रुकेगा। तो ये जो तीर अंदाजे वाली ये वाली जो अवस्था है, ये वाली भटकाव वाली अवस्था, इसी को कहा जाता है किशोर अवस्था। क्या कहा जाता है इसको? इसी को कहा जाता है दोस्तों किशोर अवस्था। और ये किसने कही थी? ये कही थी स्टैनली हॉल ने। किसने कही थी? स्टैनली हॉल ने बात कही है। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन भी है, समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति कौन है, उसका आप लोगों को नाम बताना है। देखो, किशोर अवस्था को आदर्श अवस्था जो कहा है वो कहा है पियाजे साहब ने। किसने कहा है? पियाजे साहब ने। जिन पियाजे ने अपनी 4 अवस्थाएं दी हैं और किशोर अवस्था को सबसे आदर्श अवस्था माना है। ठीक है, आदर्श अवस्था। और इनकी ये औपचारिक अवस्था है। कैसी अवस्था है? औपचारिक अवस्था। ठीक है, तो मैंने आज आपको कराए हैं 30 क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को दे रहा हूं कुछ घर के लिए क्वेश्चन। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से, तर्क और निर्णय से, स्मृति का विकास या अवबोध की क्षमता से। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। ये आपका मतलब करके क्या लाना है, आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर करेंगे हम अपनी क्लास को खत्म। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बताएं कि गुरुजी हम आपके परिवार में जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।